हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका ये लेक्चर आप मान सकते हो, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मान सकते हो इसको आप, जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। या फिर आप इसको एक जीरो लेक्चर भी मान के चल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। चार्ज की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो उन प्रॉपर्टीज को क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में एक्सप्लेन किया जाता है। इवन क्लास ट्वेल्थ की जो फर्स्ट बुक है वो चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज या उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसी पे कंप्लीटली डेडिकेटेड है फर्स्ट बुक। यानी कि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उनका चार्ज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लेना देना होता ही है। सिर्फ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को अगर आप थोड़ा साइड कर दो तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले चार्ज की। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करना है? इसको क्यू से रिप्रेजेंट करना है। अब वो इच्छा है वो दे सकता है क्वेश्चन के अंदर कि वो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मैटर के साथ एसोसिएटेड तो होगा ही चार्ज। तो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर ही ना हुई हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चार्ज की प्रॉपर्टी से इस डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि क्लास ट्वेल्थ में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाती हैं, बट यहाँ पे भी हम थोड़ी बहुत बातें तो करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ताकि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मूथ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैटर के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो स्टैटिक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज, वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से इफेक्ट्स ही हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। ऑलराइट, तो चलो बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज। तो डेफिनेशन तो हो गई, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट समझने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो आप सबको ये चीज पहले से पता होगी, क्लास 10 से पता होगी कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम। आपको ये भी पता होगा कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक चार्ज होता है हमारा नेगेटिव और दूसरा चार्ज होता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव। ऑलराइट, और ये मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि इनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है एंड पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ये इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, बाय कन्वेंशन ही ये चीज ली गई है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं। हम बाय कन्वेंशन दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स को लिया जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जिसमें नेगेटिव की अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज जो आता है वो किस पे प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन। एंड अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो प्रोटॉन पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करूं एटम के, ठीक है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे हम लोग ये ऑपोजिट चार्जेस देखते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू लेस देन जीरो है। बाय कन्वेंशन ही इस चीज को लिया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखना, मीनिंग नहीं है, चाहे आप इस चीज को सर्च कर लो। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्ज को अगर हम लोग देखें तो चार्ज रेस्ट पे क्या करता है? चार्ज अगर मूव कर रहा होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तब क्या होगा? और अगर चार्ज मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी तब क्या होगा? वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो, चार्ज अगर रेस्ट पे है, लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। वेलोसिटी यहां किसके इक्वल है? जीरो। तो इस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैं बोल सकता हूं चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ऐसी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की आई गई है तो एक बेसिक चीज और मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेट से कहीं पे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से।
और कहां पे जाके मर्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। अगर आपको एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो आप मान के चलोगे कि ये रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो आप ये मान के चलोगे कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। काफी हद तक ये चीज आपको पहले से पता होगी, अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको याद रख लीजिए। और चीजें क्योंकि इस फील्ड की डायरेक्शन से एसोसिएटेड हो सकती हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है जो आगे मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, बट इस केस में एक्सेलरेशन इसका जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये चीज जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है बट कांस्टेंट है, वेलोसिटी नॉन जीरो है बट ये वैल्यू क्या है, यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैं यहां लिख देता हूं। तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर आप मैग्नेट आसपास लाओगे तो उस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल मुझे फिर से गिवन है, लेट्स से यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन कितना है, नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब यही हो गया कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वेलोसिटी वेरिएबल है, तो बढ़ रही होगी, घट रही होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी, ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो वेलोसिटी का बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो वो एक्सेलरेट कर सकता है। यहां अगर मैं बात करूं तो फिर एक चार्ज जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड इसके साथ साथ ईएम वेव्स का भी प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी प्रोडक्शन होता है अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो नई नई चीजें क्या आई, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी पे है या फिर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वो तो प्रोड्यूस करेगा ही। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नई चीज क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो नई चीज क्या निकल के आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। क्लास 12th फिजिक्स ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, वो भी डिटेल में, यानी कि चार्ज की ही प्रॉपर्टीज आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। ऑल राइट, ये सब जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस को पास पास रखूं तो ये एक दूसरे को दूर फेंकने वाले हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। उस फोर्स की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी लाइक चार्जेस हैं तो ये भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से रिपेल करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनलाइक चार्जेस के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी कि फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा। ऑल राइट, तो ये तीन तरीके की बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। तीन मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, अगर क्लोज लेके आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये सारी बातें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन रिकॉल कराना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या, आगे पढ़ने वाली जो भी चीजें हैं उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझना जरूरी है। चलो बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली बोलता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोल के चलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप नए चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही आप पुराने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप बदल नहीं सकते, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या नया नेगेटिव चार्ज आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हुआ तो उसका चार्ज ओवरऑल कंजर्व रहने वाला है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed, that is total charge of an isolated system is always conserved. अब डेफिनेशन से ये लगता है कि चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है कि चार्ज बन ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो प्रोड्यूस हुआ तो वो पेयर में प्रोड्यूस होगा, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो वो पेयर में डिस्ट्रॉय होगा। इसका क्या मतलब है वो मैं समझाना चाहता हूं यहां पे। देखो, ऐसा है कि अगर मैं एक न्यूट्रॉन की बात करूं, अगर एक फ्री न्यूट्रॉन की मैं बात करूं, तो फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है और वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अंदर वो माना टूट गया। तो यहां पे अगर आप बिफोर बिफोर देखते हो यहां पे प्रोडक्शन, एक तरीके से प्रोडक्शन हो भी रहा है तो पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या था, बिफोर प्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो ये न्यूट्रल था, एंड आफ्टर प्रोडक्शन अगर इसकी कंबाइंड बात की जाए तो ये भी न्यूट्रल ही है ना। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो यहां से हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को मैं तो ऐसे ही बता देता हूं कि चार्ज को हमें बस, अगर किसी कोई एक बॉडी दी हुई है उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, उनको आपको सिंपली एल्जेब्रिक सम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी दे रखी है और इस पे 2 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है अलग अलग जगह, तो इसका नेट चार्ज जो है वो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा बस, दैट इज इक्वल टू -3 कूलम, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप नेट चार्ज देखोगे इस पूरे सिस्टम का, तो वो अभी भी क्या है, जीरो ही है। यानी कि अब चार्ज ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन वो पेयर में ही प्रोड्यूस होगा। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है ऑपोजिट चार्ज जो है वही प्रोड्यूस होंगे, ऑपोजिट चार्ज ही एक साथ डिस्ट्रॉय भी होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पेयर प्रोडक्शन हो सकता है, पेयर एनाइलेशन भी हो सकता है, वो सब आप थोड़ा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, आप तो बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक चीज है, जितनी बेसिक चीज होगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं। ठीक है। तो क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी की बात करो, लेट्स से मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, यहां समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा, यहां समझाने की कोशिश करता हूं इसको। अगर माना कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे जो चार्ज आता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल ही आता है। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। होता ऐसा है कि अगर मैं एक एटम की बात करूं, तो एटम में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे। अब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स के बीच में है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को जितना स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल्ड नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला जा सकता है। तो माना कि एक बॉडी से, किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो उससे आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होता है या इलेक्ट्रॉन्स को देना होता है। तो अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, लेट से मैंने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, अब आधा इलेक्ट्रॉन तो आप निकालोगे नहीं, निकल भी नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन पूरा ही निकलेगा। लेट से आपने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकाल दिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो ऑपोजिट चार्ज आएगा, है ना, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले उसका सेम वैल्यू विद पॉजिटिव चार्ज, एन ई पॉजिटिव इस बॉडी के ऊपर आने वाली है अगर चार्ज निकालने से पहले ये बॉडी हमारी न्यूट्रल थी तो एक न्यूट्रल बॉडी में से चार्ज को हम निकाल सकते हैं या फिर हम चार्ज को दे सकते हैं। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को दिया, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक चीजें आपको पता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि when a physical quantity can have discrete value, discrete value यानी कि रैंडम वैल्यूज नहीं होंगी। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या है कि फिक्स्ड वैल्यूज ही होंगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऐसे नहीं होगा कि 3/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया। तो चार्ज की वैल्यू किसी भी बॉडी पे कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती मास की तरह। ठीक है। तो किसी की भी अगर मैं बात करूं, कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यूज रेदर देन एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, द क्वांटिटी इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटिटी इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि कुछ भी रैंडम वैल्यू नहीं आएगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी और उसी के मल्टीपल में वैल्यूज आएंगी। तो हम बोल देते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो कैसी है? क्वांटाइज्ड है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझे जरा, आ जाओ।
तो किसी भी बॉडी पे, जैसे वैसे मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूं यहाँ पे आपको, लेकिन अगर किसी बॉडी पे भी जो चार्ज आएगा, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, कभी कभी ग्लिच मार जाता है यार इसमें, ग्लिच। ऑलराइट, तो अगर मैं किसी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करने बैठूं तो चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आती है, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। ये प्लस माइनस हो सकता है, तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, 1 2 3 4, है ना। इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू होती है, जो कि मैं बता चुका हूं। अगर आप किसी एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो हर बार ऐसा ही होने वाला है कि यहां पे आप अगर बात करो तो n की वैल्यू मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा गेन किए तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एक तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा। तो एक चीज और समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी मैटर की अगर बात की जाए या चार्ज पार्टिकल की बात की जाए, तो वो विदाउट मास तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे मास प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसका मास इंक्रीज होता है, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती है तो उसका मास जो है वो गिरता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, उनसे उनको निकालना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स पे लग रहा है, उसको जकड़ के रखा हुआ है। इसलिए प्रोटॉन्स को निकालना मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, लेकिन वो काम बहुत मुश्किल है, एंड देन वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर चला जाता है। तो बात करते हैं अब हम लोग एक क्वेश्चन की। चलो इससे पहले एक बात ऐसी कर लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, मेरे हिसाब से आप 10th क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो फाइंड, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसे ले लें, या फिर 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फिर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू हो गई 1 कूलम, मुझे टोटल नंबर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आप इसको माइनस लेना चाहते हो तो फिर आपको इसको यहां भी माइनस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आ जाएगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, आई थिंक ये आसान होगा, आप ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस 19 को ऊपर लेके गए तो इसको 10 ले लिया मैंने और 10 डिवाइडेड बाय 1.6 कर लिया। इस तरीके के नंबर्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, अगला क्वेश्चन बोलता है, तो इसको आप किस चीज से पहचानोगे वो जरूरी है, आप क्वांटाइजेशन से पहचानोगे। अगर एन की वैल्यू आपकी कोई इंटीजर आती है 1 2 3 4 5 6, कोई होल नंबर आता है तो ठीक है, और अगर आपके डेसिमल में या पॉइंट में वैल्यू आती है तो फिर वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने ये चीज बताई थी कि 3/2 ई चार्ज पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कहीं पे कि 3/2 ई चार्ज पॉसिबल है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻18 गुलाम को। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं Q is equal to NE के इक्वल, तो 6.4 इंटू 10⁻18 विच इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको अब माइनस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो विच इज नंबर। ठीक है, तो आपको वो पॉजिटिव नंबर ही लेके चलना है। हाँ, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो बस वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कमी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फिर n की अगर मैं बात करूं तो यहां पे निकल के आएगा 6.4 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगी वैल्यू। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 40 इलेक्ट्रॉन्स।
अगर 40 इलेक्ट्रॉन्स की बात है तो ठीक है ना, ये पॉसिबल चार्ज है। दूसरी अगर बात की जाए 3.2 इंटू 10⁻⁻19, आई थिंक ये आप कर लोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सेम वैल्यू लगानी है, 3.2 यहां आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19 एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे आ गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा, निकाल के देख लो। तो एन की वैल्यू कितनी हुई, 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेसिमल में वैल्यू आने वाली है इसकी, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। और अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻17 की बात करो तो ये भी पॉसिबल है, इसको भी देख लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये एन की वैल्यू हुई। तो एन यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 200, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटाइजेशन को देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वांटाइज होता है, ठीक है। अब अगला सवाल ट्राई करते हैं, ठीक है, बेसिक सा सवाल है ये भी। बोल रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ऊपर कर लेते हैं इसको, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ऑफ चार्ज 10 कूलम, नाउ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं, उसको बना के देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक बॉडी है, यहां एक बॉडी है, और इस बॉडी पे पहले से ही 10 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दैट ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 20 गुलाम, अगर 10 गुलाम दिया हुआ है तो मैं पॉजिटिव चार्ज मान के चलूंगा, मैं मान रहा हूं कि इस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नहीं तो -10 गुलाम देके चलता। अब मैंने 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड किया, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। तो पहले काम अगर मैं करूं, मैं टोटल चार्ज की बात करूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एडिटिविटी ऑफ चार्ज को, तो टोटल चार्ज हमें सम करना होता है। टोटल चार्ज मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सम करना है बस, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो 10 कूलम पहले से चार्ज था, एंड अगर मैं यहां पे दूसरे इस चार्ज की बात करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n की वैल्यू है 10⁻20 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो वैल्यू करनी थी, दोनों चार्ज को ऐड ही तो करना था। मैंने इस 20 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को इसके साथ ऐड कर दिया एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, अगर आप देखोगे तो ये 10 कूलम हुआ, प्लस ये हो गया यहाँ पे कितना -16 कूलम, -16 कूलम, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, -6 कूलम, ठीक है। बेसिक बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली मेनली, वो दो प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज सिस्टम का जो है आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, यानी नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, नया नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, ठीक है। जितना चार्ज पहले से था उतना ही रहेगा, ये बात हमने पहली करी। दूसरी हमने क्वांटाइजेशन की बात करी, जो हमने निपटा लिया, Q इज इक्वल टू एनी, यानी कि जो भी बॉडी पे चार्ज आएगा वो फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ठीक है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब समझते हैं, देखो ऐसे समझो, माना कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन सामने मेरे रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, और मैं जो है बस में से जा रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं एक तो यहां खड़ा हुआ हूं, ऐसे देख रहा हूं कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मुझे दिखाई दिया कि मैंने मेजर किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बात कर ली हमने, वैसे तो हमने पहले ही बात कर ली कि वो फिक्स होता है। दूसरा, अगर मैं बस में बैठ के जाऊं या रॉकेट में बैठ के चार्ज को देखूं ऐसे करके कि सामने मेरे चार्ज रखा हुआ है, तो वो चार्ज की वैल्यू उतनी रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही रहेगी। दैट मींस कि जो चार्ज की वैल्यू है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब मत बोल देना कि फिजिक्स में घुस गए मास्टर, फिजिक्स में कहां से एंट्री मार दी आपने, अरे फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात नहीं है यार, ये एक बेसिक बात है। बात बस इतनी सी है कि अगर मेरे सामने से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके गुजरे, बहुत हाई वेलोसिटी से भी गुजरे, तो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी उसकी रेस्ट पे है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो उस चार्ज की वेलोसिटी पे, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज की वैल्यू उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए चार्ज को इनवेरिएबल बोला है। तो फिर ये बात आई कहां से,
ये बात आती है, अगर मैं बात करूं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि अगर किसी भी मास को अगर आप मूव कराते हो, है ना, कंपेरेबल स्पीड, किसके कंपेरेबल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट के, जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसके कंपेरेबल किसी मास की स्पीड को देखा जाए तो वो मास की वैल्यू बदल सकती है, बदल जाती है, सकती नहीं, बदल जाती है। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है वो मैं बताता हूं पहले। तो देखो, मास की अगर बात की जाए तो मास बेसिकली, लेट्स से कि मेरा कोई m मास है जिसकी वैल्यू रेस्ट पे m0 है, और ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो v वेलोसिटी से मूव करने के बाद इसकी वैल्यू m0 नहीं रहती है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है, ये आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग दिया था। अब अगर यहां पे वेलोसिटी, मास की वेलोसिटी अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, तब तो यहां पे कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज चेंज इतना कम होगा कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। तो यहां कौन सी चीज क्या है, m है मास ऑफ पार्टिकल एट स्पीड v, ठीक है ना, v तो पता ही है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास मतलब जो पार्टिकल रुका हुआ है उस पे। अगर मैं यहाँ पे एक चीज, आपने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा कि एक सुई अगर लाइट की स्पीड से अर्थ पे आके टकरा जाए तो डिस्ट्रक्शन होगा इतना, या एक सैंड ग्रेन आके टकरा जाए तो इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये चीजें पड़ी थी, क्यों होगा वो समझते हैं ना एक बार, थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि अब तक तो कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर पाया है, प्रैक्टिकली तो हमने कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है। लेट से कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा वो देखते हैं, यहां पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो m इज इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी कितनी, सी स्क्वायर, सी ले लेते हैं इसको, इसको अगर मैं सी ले लूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली 1 माइनस 1 इज 0 एंड रूट 0 इज 0, एंड m नॉट डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। मतलब मास की वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। तो कोई भी ग्रेन भी हुआ और वो इतनी स्पीड से चला, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, इनफाइनाइट मास होगा उसके पास, इनफाइनाइट मोमेंटम मान सकते हैं उसका, मास इनफाइनाइट हो गया तो मोमेंटम भी इनफाइनाइट हो गया, तो किसी भी चीज से टकराएगा तो डिस्ट्रक्शन आप समझ ही सकते हो कि कितना होगा। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। इसको कंफर्म कैसे किया जाए, बोलने का क्या है, कुछ भी बोल दो, माने कैसे, इस चीज को कैसे माने कि चार्ज पार्टिकल जो है उसकी जो स्पीड, उसका जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इस चीज को माने कैसे। तो एटम से मानो ना यार, एटम की अगर बात की जाए तो एटम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से मूव करते हैं, स्पिन भी करते हैं, मूव भी करते हैं ऑर्बिट में। तो बेसिक चीज अभी तक हम लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, और ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। इसका ऑर्डर 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो चार्ज की वैल्यू तो बदलनी चाहिए। अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो इतनी हाई स्पीड से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वैल्यू वेरिएबल होती, हर ऑर्बिट में स्पीड अलग होती है, एटम कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। तो एटम की जो न्यूट्रलिटी है वो इस चीज को सत्यापित कर रही है, प्रूव कर रही है इस चीज को, कि जो हमारा चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि मैं कहीं से भी उस चार्ज को ऑब्जर्व करने लगूं, चाहे मैं रेस्ट पे ऑब्जर्व करूं, चाहे मैं रॉकेट पे बैठ के ऑब्जर्व करूं, वैल्यू वेरी नहीं करने वाली। यही इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। कुलाम्बिक फोर्स की बात करते हैं हम लोग, कि अगर कुलाम ने ये चीज बताई थी, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट की बात करी, तो उसने फोर्स की वैल्यू बताई कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है। अभी तो हमने बात करी ना कि अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, ये होता है, वो होता है, बट जो फोर्स लग रहा है एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो लेट से कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली इनको कुछ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स लेके चल रहा हूं, क्योंकि कुलाम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है।
तो लेट से कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। लेट से इसकी वैल्यू Q1 है और इस चार्ज की वैल्यू Q2 है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है। तो जब मैं यहां फोर्स ऑब्जर्व करूंगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। इसको क्या बोल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो ठीक है, वो तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बेसिक चीजें समझ लो अभी के लिए। तो फोर्स की अगर बात की जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो वैल्यू ऑफ के की बात अगर हम यहाँ करें, वैल्यू ऑफ के, तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू निकल के आती है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो तो अभी आपने फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, जहां पे आप चार्ज वगैरह की यूनिट भी पढ़ते हो, डिस्टेंस की पढ़ते हो, फोर्स की पढ़ते हो, तो आप ऐसा यूनिट के की निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू 1 काउंट होती है, 1। अगर मैं के फॉर्मूले की बात करूं एग्जैक्टली तो के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन ये जो है इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन फर्क नहीं पड़ता, नॉट तो आपको पता ही है। जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, या इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली नोन एज परमिटिविटी। अभी के लिए याद रख लो, बताने को बताया जा सकता है पर कुछ काम नहीं आएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल सकते हो या फिर आप वैक्यूम बोल सकते हो, है ना। कुछ लोग वैक्यूम की स्पेलिंग बोल रहे हो गलत लिख दी, बस डबल सी नहीं होता है यार, डबल यू होता है, चेक कर लेना एक बार जाके। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से सुनते चलो अभी मैं क्या बता रहा हूं, बस बस उतना करते चलो जितना बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां क्या प्रेजेंट था इनके बीच में, इनके बीच में एयर प्रेजेंट थी, वैक्यूम प्रेजेंट था। ठीक है, अगर मैं कुछ मीडियम लेके आऊंगा तो यहां पे वो फोर्स रहने वाला नहीं है जो पहले था। जो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू नहीं रहने वाली है, वैल्यू बदलने वाली है। देखो जरा फटाफट से कैसे बदलेगी, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर ऐसा यूनिट की बात करूं, निकालना चाहो ऐसा यूनिट तो निकाल सकते हो, तो यहां से हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सी है ये, सी पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। बट ठीक है, कुछ नहीं है, वो तभी काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ठीक है ना, बस मैं बता दे रहा हूं, काम तभी आएगा। अच्छा एक चीज को और समझो माना कि ये सिस्टम अभी एयर में था या फिर वैक्यूम में था, मैंने इसको उठाया और उठा के इस सिस्टम को किस में प्लेस कर दिया, वाटर के अंदर। ठीक है, ये काम मैं अभी करने वाला हूं यहां पे। तो इस सिस्टम को मैंने उठाया, कॉपी हो जा भाई, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, इतने में तो बना ही लेता मैं, चलो बना ही लेते हैं, नहीं हो रहा कॉपी तो बनाएंगे। देखो लेट से कि Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है, और मैंने इसको क्या किया, किसी मीडियम में डाल दिया, लेट से वाटर में डाल दिया अभी के लिए। तो इसको मैंने उठाया और वाटर के अंदर इस सिस्टम को डाल दिया। मैं इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रहा हूं, मैं इनके मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा हूं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था, R था। अब जो आने वाला है फोर्स वो बदलने वाला है। पहले जो फोर्स की हमने बात करी थी, अब वो फोर्स यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। तो सर फिर क्या देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलता है, ऐसा होता है भाई कि जब आप दो चार्ज पार्टिकल्स की डिस्टेंस सेम रख रहे हो और मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हो और मीडियम में प्लेस करते हो, तो वहां पे फोर्स उनके बीच में डिक्रीज ही होता है, कम ही होता है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नया फोर्स निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई,
तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम की अलग अलग बात करिए, पर इसको बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मैं इसकी बात करूं वैल्यू की, तो एप्सिलॉन एम इज बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। व्हाट इज एप्सिलॉन आर अभी बताता हूं। देखो, एप्सिलॉन आर ये तो मीडियम हो गया, ये किसकी परमिटिविटी हो गई? फ्री स्पेस की। और एप्सिलॉन आर इज बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के कंपैरिजन में परमिटिविटी कितनी है ये हमें बता रहा है, ठीक है? तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बोल दी जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है भाई। फिजिक्स में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो इसको, इसका बहुत यूज होता है वहां पे। कैपेसिटर के अंदर देख लोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं इस वाले फोर्स को एफ नॉट ले लेता हूं, यानी कि एयर में ले रहा था, या इसको मैं एफ डैश ले लेता हूं मीडियम में, तो इतना तो क्लियर है कि एफ की वैल्यू एफ अपॉन एफ डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ अपॉन एफ डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 1। एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 1। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। यहां पे हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं कि एफ डैश इज बेसिकली एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। देख लो ना यार, ये वाली वैल्यू। और अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं, एप्सिलॉन एम की जगह वैल्यू पुट करूं, तो एफ डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे नई चीज आई तो आई क्या? नई चीज तो यही आई ना बस। इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट मैं आपको बता देता हूं फिर भी। पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसके एग्जाम्पल्स ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं। बट परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि माना कि आपने किसी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में वाटर मॉलिक्यूल्स को रखा, या किसी भी मीडियम को रखा, ठीक है, किसी भी मीडियम को रखा, तो वो मीडियम ना उस फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होना मतलब कि उसमें चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो आपको कितना ये समझ में आया कितना नहीं, बट आप अभी के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से सीखोगे। तो एप्सिलॉन आर का मतलब समझ लो, बस मैं यहां पे बता रहा हूं। वाटर की अगर बात की जाए, फॉर वाटर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 80, कहीं पे 79, कहीं 71, 78, कहीं पे 81, इस तरीके की वैल्यूज मिलती है। फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में आपको दे देगा। फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। फॉर एयर इसकी वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 1। नियरली इक्वल टू 1, वही वैक्यूम के बराबर इतनी ले ली जाती है, ठीक है? तो ये हुई हमारी किसकी बात? फोर्स की बात। अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है। अब अट्रैक्शन रिपल्शन आप ये चीज जानते हो, और क्लियर की सी बात है, कोई भी फोर्स लगेगा तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ठीक है? थर्ड लॉ पढ़ाने नहीं बैठा अब मैं। समझते हैं कि वो जो चार्जेस थे, जो दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है मेरे भाई। तो जरा देख लेते हैं। तो वही फिर से बात है कि एक चार्ज पार्टिकल ये है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है Q2। आर डिस्टेंस से ये दोनों सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो सेम, के Q1 Q2, बस डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता। के Q1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला रहता है। के वही सेम है और उसी तरीके से वेरी करेगा जिस तरीके से मीडियम चेंज होने वाला है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जरा एक बार बात कर लें किसी न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी बात कर लें। चलो उसको बाद में ही देखेंगे, बोर मॉडल में देखेंगे। अभी के लिए तो आप फॉर्मूले को याद रख लो यहाँ पे, ठीक है? फॉर्मूले को याद रख लो बस, इससे ज्यादा कुछ नीड नहीं है। अब जरा एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने बात कर ली। मैंने एक चीज शायद आपको यहाँ पे बतानी जरूरी है, जो मैंने बताई नहीं है, वो ये है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है,
जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लेट्स से कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है इस फील्ड में, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसकी डायरेक्शन किस में होती है, फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो मैं फोर्स की वैल्यू कितनी लिख के चलूंगा, लेट्स से चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, तो मैं इसको क्यू इंटू ई लिख दूंगा। और अगर आप वेक्टर में लिखना चाहो तो भी वेक्टर में लिख सकते हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर आएगा। चार्ज तो हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस तरफ है, और मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैंने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो इस केस में अगर आप लिखना चाहो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर लिखोगे। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, सही बात है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, वो ये है, समझ के चलते हैं जरा, देखो वो ये है कि माना कि आपने क्या किया, एक मेटल की प्लेट ले ली, दूसरी मेटल की प्लेट ले ली, और इन दोनों को, मेटल प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। लेट्स से बैटरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, तो इसके अलोंग भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V वोल्ट होगा। अब पॉजिटिव वाले की वजह से क्या हुआ, जिस टर्मिनल को हम, जिस मेटल प्लेट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करते हैं उस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, यानी कि अगर इसका पोटेंशियल V वोल्ट है तो इसका 0 होगा, या फिर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने वाले हो वो समझो। लेट्स से कि मैंने कोई भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसको मैंने यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ा हुआ है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। लेकिन क्या होता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच में फील्ड जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होता है। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है, मैं आज बता चुका हूं इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ आप देखोगे वो कुछ इस तरफ देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ तो इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की अगर बात की जाए तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, इस पे फोर्स लगेगा, उसकी बात तो हम लोगों ने कर ली। लेकिन ये यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा वो हम लोगों को देखना है। तो बेसिकली यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। हो सकता है कि इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो भी उस पार्टिकल की। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू वी ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, क्यू वी या वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, क्योंकि पार्टिकल जो था वो रेस्ट पे था, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 थी। तो फिर फाइनली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहां तक आ गई होगी, ये कुछ ना कुछ v वेलोसिटी से यहां तक पहुंच गया होगा। तो मैं लिख देता हूं हाफ एम वी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू वी। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराता हूं जो खुद से ही मूव करेगा, एक्सिलरेट करेगा, उस एक्सिलरेशन में इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी होगी या कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी, उसका ये फॉर्मूला है। आई थिंक आज जितनी चीजें हम लोगों ने करी हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, इसको फिनिश करने से पहले मैं पूरा जो चैप्टर है वो फटाफट से, पूरा जो पार्ट है जो हमने आज पढ़ा है उसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। चार्ज की हम लोगों ने बात करी। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मैटर के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात नहीं करी है, तो उसकी बात भी हम लोगों को यहाँ पे करनी है।
मैग्नेटिक फोर्स हमारा रहता है अभी भी। यस। इसकी बात और कर लेते हैं चलो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत आगे जाके थोड़ी बहुत पड़ सकती है आपको, अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन बनाना हो या उसको थोड़ा बहुत आपको तड़पाना हो। चलो तब तक तो आप सीख ही जाओगे चीजें, तब तक तो आप सीख ही जाओगे जब आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन उससे पहले का क्या, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फंसोगे, ये 100% मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा के क्वेश्चन दे दिया उसने, आपका फंसना तय है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो पहले ये चीज समझते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दो मैग्नेट्स मैग्नेट्स ही एक दूसरे को फोर्स लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट ले लिया और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया और इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है, नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज होनी है। एक चार्ज चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है फील्ड की प्रेजेंस में, एक मैग्नेट मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, एक मास पे फोर्स लगा सकता है। मास चार्ज के बीच में फोर्स नहीं लगता। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो रुके हुए चार्ज पे वो कोई फोर्स नहीं लगाता। तो फटाफट से यहाँ पे देखते हैं, लेट से कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट से कोई बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस बी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो चार्ज पार्टिकल है मेरा क्यू। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है हमारा, वो देख लेते हैं। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, यहां से पता चल रहा है ना। तो अगर लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से था, बी वेक्टर, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, बी वेक्टर कुछ इस तरीके से था और इसमें जो एंगल था इनके बीच में, वो एंगल की वैल्यू कितनी थी, थीटा। तो फिर मैं यहाँ पे साइन थीटा करके ऐसे लिख सकता हूँ। डायरेक्शन का क्लियर आपको होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है वो मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। लेट्स से कि एक प्लेन है यहाँ पे, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो टेढ़ा बन गया बट ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। लेट्स से कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ से इस तरफ लग रहा है और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूं कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा और ये मैग्नीट्यूड होगा। तो फोर्स की जब हमें डायरेक्शन निकालनी होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। हम लोग पहला वेक्टर जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं, तो इसमें इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, v क्रॉस बी। इसका मतलब a क्रॉस बी अगर मैंने लिया हुआ है, a वेक्टर इस तरफ है और b वेक्टर इस तरफ है, तो यहां पे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि पहले वेक्टर की तरफ मैं क्या रखूंगा, अपनी पहले वेक्टर की तरफ मैं अपनी फिंगर्स रखूंगा और दूसरे वेक्टर की तरफ मैं अपनी फिंगर्स को क्या करने वाला हूं, यहाँ पे कर्ल करने वाला हूं। तो जो मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा ना, मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को यहाँ पे। तो v फर्स्ट वेक्टर हुआ, सेकंड वेक्टर ये कुछ ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, प्लेन प्लेन प्लेन, चलो ऐसे ही समझ लो, ये प्लेन में रखा हुआ है, v वेलोसिटी इस तरफ है और b इस तरफ है, b वेक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट वेक्टर की तरफ मैंने अपनी फिंगर्स रखी और सेकंड वेक्टर की तरफ मैंने उसको कर्ल किया, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ निकल के आएगी, जो कि दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वी वेक्टर के भी एंड बी वेक्टर के भी। अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं तो बात ही खत्म है, फिर तो क्यू भी हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। तो जरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो हमने बात कर ली। अब जरा मैं देखता हूँ कि चार्ज पार्टिकल, और याद रखना है यहाँ पे साइन लिखना है, चार्ज पार्टिकल का साइन लिखना है यहाँ पे। फोर्स के केस में हम लोग साइन नहीं लिखते, क्योंकि वहां हमें ऑलरेडी मालूम है कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। फोर्स के केस में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो देखो कैसे होता है, ये क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये एरो का, तीर का पीछे वाला पार्ट है जहां पे फेदर लगे होते हैं ना, पंख लगे होते हैं, वो जा रहा है एरोडायनामिक्स के लिए। तो देख भाई, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से कि मैं कुछ v वेलोसिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा रहा हूं यहाँ पे,
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वी एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड उठाया, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हुई, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हुई, तो फोर्स किस तरफ लगेगा इस पे? इनिशियली फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। जैसे जैसे फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और हर पॉइंट पे जाके ये काम होने वाला है, और अल्टीमेटली ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से लीव करेगा, इसमें से करना चाहिए। अब देखो ना, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी, ऐसे, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था तो ये बेंड होना शुरू होगा, डायरेक्शन बदलनी शुरू होगी। तो अगर ऐसे वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा? ऐसे। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऐसे। एंड ऐसे, तो हर पॉइंट पे इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को ये लीव करके निकलता है यहां से, इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी डायरेक्शन चेंज होना बंद हो जाती है। एक चीज ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता है वो। ठीक है, वो वेलोसिटी को बदलने वाला नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी कह सकते हैं कोई वर्क डन यहां पे नहीं होगा, है ना। समझो ना इस तरीके से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डीएस करते हैं ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स देखो तो ये डिस्प्लेस इधर कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इस तरफ कर रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि इनके बीच में मोमेंटम में तो चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो मोमेंटम तो बदलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। ये तो फिजिक्स में घुस गए फिजिक्स में घुस गए मास्टर। तो देखो, ये बेसिक चीजें थी जो हम लोगों को पढ़नी थी। एक चीज का और ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम लोग को एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव का। यहां पे हम लोग अगर यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि विद साइन पुट किए जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ चार्ज हम कैसे पुट करते हैं? विद साइन पुट करके चलते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो कैसी आती है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। आई थिंक ये वाली चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस हैं तो नेगेटिव नेगेटिव प्लेस करोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही निकल के आना है। तो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है बाय नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड रिपल्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्शन चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हो, बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी से। तो अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? अट्रैक्शन को। और अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? रिपल्शन को। बस इतना ध्यान रख लो। तो ये फर्स्ट लेक्चर हुआ हमारा। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैक्सिमम चीजें जो हैं आगे जाके काम आने वाली हैं। अगर आप ढंग के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, और अगर आपको बस चैप्टर निपटाना है तो भाई पढ़ ले यार कुछ भी। फिर तो निपटाना ही है तो एनसीईआरटी उठा सीधे पढ़ डाल, कुछ समझ आए ना आए, क्वेश्चंस बने ना बने क्या ही फर्क पड़ता है ना। निपटारा ही करना है तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, काम चलाऊ करना है तो। और अगर ढंग से करना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई सीरियस होना पड़ेगा आप लोग को, ये सोचना पड़ेगा कि ये एग्जाम एग्जैक्टली कितना टफ है, कितना कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप एक क्वेश्चन की भी गलती करते हो तो समझ जाओ एग्जाम में आपको कितना भारी पड़ने वाला है। रीजन समझो ना यार, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, मोर देन 85% कट ऑफ जा रही है, अरे 83-84% कट ऑफ जाती है, कितना मुश्किल है 83-84% स्कोर करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे पेपर इजी क्यों ना हो। आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए मिस्टेक्स भी होती हैं। तो ये एक बेस प्रिपेयर करता है। ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज का रहा है ये एक बेस बना के देता है। इस बेस के थ्रू आप आगे आने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उन चैलेंजेस में आप जाके फाइट कर सकते हो। ठीक है ना, फाइट मतलब मुक्केबाजी नहीं करनी है, ये तो एक जंग है दोस्त नीट की तैयारी तो एक जंग है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कोई जंग से कम नहीं, जिसमें हमको मल्टीपल टाइम हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, है ना। लड़ाइयाँ होती हैं तो इंसान डीमोटिवेट होता है, मेंटली एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि वो टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जर्नी ही ऐसी है मेरे भाई, ये जर्नी ही ऐसी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये जर्नी इस तरीके की है कि डिप्रेशन तो आएगा। बात इतनी है कि आप में से आगे कौन निकलता है।
ये सोच के कि हाँ यार चल ठीक है, करना तो मुझे है ही, तो क्यों ना मैं पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ लग जाऊँ। ये सब सोचे बिना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। 2 साल बाद, 1 साल बाद एग्ज़ाम है, अभी से सोच के चलोगे होगा, नहीं होगा, तो वैसे ही नहीं होगा। ये सब नहीं सोचना होता है। तैयारी में घुस गए, लग जाओ, कर जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो। पढ़ो, मेहनत करो, रिज़ल्ट बनाओ, कैसे भी करके। बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ऑलराइट गाइज़, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप रिवाइज़ करते चलो। अगर आपने ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो लेक्चर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिख के चलो, ठीक है? अ, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो ये आप सोच के चलो कि आपको किस तरीके से नोट्स कवर करके चलने हैं। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो क्लास के अंदर, और लॉन्ग नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। तो चलो गाइज़, मिलते हैं, बाय बाय।